हेलो दोस्तों, मैं कौशल राणा आपके सामने हाजिर हुए एक और नई वीडियो लेकर। आज हम बात करेंगे सैलरीड पर्सन के लिए जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो कैसे करनी चाहिए। उसके लिए 11 यानी 11 गोल्डन रूल है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सैलरीड पर्सन के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी सैलरी में ऐसा कोई जबरदस्त हाइक तो होता नहीं है जैसा बिजनेस में या मतलब ठेकेदारों के जीवन में या किसी और फील्ड में हो सकता है। एक रेगुलर रेंज होगी, उसी रेंज में उसका हाइक होगा, तो यानी कह सकते हैं कोई ज्यादा बड़ा जंप सैलरी में कभी नहीं मिलेगा। हाँ, जो सबसे पॉजिटिव चीज है वो है उसकी कंटिन्यूटी। इसीलिए सैलरीड पर्सन को बैंक आसानी से लोन दे देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सैलरी आ रही है तो वो कंटिन्यू आएगी। यानी कंटिन्यूटी अच्छी चीज है और ज्यादा हाइक ना होना एक डिसएडवांटेज मान सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में कई बार सैलरी हाइक हो जाती है तो वहां डिसकंटिन्यूटी का रिस्क भी उतना ही है। बात करते हैं 1 बाय 1 11 रूल की। पहले नियम की बात करते हैं। फर्स्ट नियम है 50-30-20। 50-30-20 यानी आपकी अगर 100 रुपए सैलरी है तो आपको 20 रुपए इन्वेस्टमेंट और सेव करने चाहिए। 30 रुपए आपको लग्जरी, आपकी लाइफ में जो भी लग्जरी करना चाहते हैं उस पर खर्च करने चाहिए। और 50 रुपए आपकी जो डेली नीड्स है, जैसे बिजली का बिल हो गया, मकान का किराया होगा, किराने का सामान हो गया, फल सब्जी, ये सारी चीजें। ठीक है, ये रूल फॉरेन जो एक्सपर्ट है उन्होंने लिखा। इंडिया जैसे देश में ये रूल पूरी तरह एप्लीकेबल नहीं हो पाता। इंडिया के लिए रूल है 40-30-30। अब आप कहेंगे कि नीड्स इन्वेस्टमेंट में 10% क्यों बढ़ा दिया? वो इसलिए बढ़ा दिया, एक तो भारत में जो हायर एजुकेशन है वो फॉरेन कंट्री के कंपेयर में महंगी है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ फॉरेन कंट्री जो मॉडर्न कंट्री है उनके कंपेयर में वीक है और महंगा भी है। जो यहाँ मेडिकल एक्सपेंसेस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू फॉरेन कंट्री। तो इसलिए यहाँ इंडिया में रूल एप्लीकेबल होगा 40-30-30। 40 रुपए आपकी जरूरत हो गए, 30 रुपए आपकी लग्जरी लाइफ जीने के और 30 रुपए आपके इन्वेस्टमेंट के। इस लग्जरी लाइफ में कुछ लोगों को अलग अलग शौक होते हैं, घूमना फिरना, महंगे गैजेट यूज करना, ठीक है, या अपनी स्किल डेवलपमेंट करने के लिए कुछ बेसिक कोर्स वगैरह करना, वो सारे इस 30 में होंगे। तो ये था पहला रूल। बात करते हैं सेकंड रूल में। जब किसी भी व्यक्ति की इनकम आने लगी, मतलब उसकी जॉब लग गई, तो सबसे पहला जो खर्च होना चाहिए वो होना चाहिए उसके इंश्योरेंस में, उस व्यक्ति के इंश्योरेंस में। क्यों होना चाहिए? अगर आप नौकरी कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, आपके ऊपर ही सारी लायबिलिटी है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में अगर भगवान ना करे कभी कोई कैजुअलिटी हो तो आपकी फैमिली के बैकअप के लिए इंश्योरेंस दिया जाता है। वो आपके जीवन के लिए नहीं लिया जाता, आपके ऊपर जो लायबिलिटी है उनके लिए लिया जाता है। कितना हो? 20 या 25 गुना, 20 to 25 टाइम्स। किसके? एनुअल इनकम के। अब बात करते हैं एक सिंपल सी। मान लिया कि आपकी मंथली सैलरी 50,000 रुपए है, ठीक है, तो आपको इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए? तो अगर हम बात करेंगे तो एक साल में हुई 6 लाख, और इस रूल के हिसाब से 1.2 CR या फिर 1.5 CR, 1 करोड़ 20 लाख या 1 करोड़ 50 लाख का आपका इंश्योरेंस यानी टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। यहां एक और क्वेश्चन है, किस एज तक लेना चाहिए? इंश्योरेंस मतलब लायबिलिटी, आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां उन्हें फुलफिल करने के लिए इंश्योरेंस लिया जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि 85 की एज में या 75 की एज के बाद परिवार की कोई जिम्मेदारी आपके पास होंगी, आपके बच्चे बड़े हो गए होंगे, उनके भी बच्चे हो गए होंगे, वो जिम्मेदारी ले लेंगे। तो ज्यादा एज तक का इंश्योरेंस लेकर आप महंगे प्रीमियम दे, ये एक अच्छा डिसीजन नहीं माना जाता। तो उसके लिए जो मैक्सिमम एज है वो 65 to 75, इस एज में, इस एज तक का टर्म इंश्योरेंस सुफिशियंट है। आप कहीं से भी टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हो उनसे अच्छे से कंसर्न करें। लेकिन हाँ, जो गोल्डन रूल बनाए गए हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, यहां कोई एडवाइस नहीं दे जा रहे। तीसरी बात, 60 के बाद आप रिटायर होंगे तो आपके पास रिटायरमेंट के लिए कितना कॉर्पस होना चाहिए? रिटायरमेंट वैल्यू, रिटायरमेंट में कितना कॉर्पस होना चाहिए? तो रिटायरमेंट में कॉर्पस आपकी लास्ट सैलरी का 25 गुना होना चाहिए। यानी कि अगर लास्ट सैलरी आपकी 1 लाख है, ठीक है, तो रिटायरमेंट के समय आपको 25 लाख रुपए होने चाहिए। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। मतलब इसकी प्लानिंग आप जॉब के इनिशियल डेज से ही करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप लास्ट सैलरी का एज्यूम कर लेंगे, बीच में वेतन आयोग भी होंगे, ये सारी चीजें। लेकिन करना क्या, आपको लगभग 25 गुना उसके
जो आपकी लास्ट सैलरी होगी उसके कंपेयर में 25 गुना आपके पास रिटायरमेंट कॉर्पस यानी रिटायरमेंट फंड होना चाहिए। इस तरीके से आप 75 साल तक जिए या 85 साल तक जिए तो आपने टर्म इंश्योरेंस लिया, उससे पहला है आप रिटायर हो गए, और उससे पहले आते हैं आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास एक इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए। रूल नंबर 4, इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? कई बार हमने देखा प्राइवेट सेक्टर में कि जॉब से निकाला जाता है या इस तरीके के, तो ध्यान रखेंगे ये मंदी अलग अलग तरीके से अलग अलग सेक्टरों में हमने देखी है, पहले भी देखी है, और ये एक स्टेप वित्तीय दुनिया का तो वो आगे भी देखने को मिल सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर आपका सेफ प्रोफाइल है जॉब का तो आपके पास 6 गुना मंथली इनकम का 6 गुना होना चाहिए। कब? जब आपका सेफ प्रोफाइल है, आपकी जॉब प्रोफाइल सेफ है, यानी जैसे गवर्नमेंट सेक्टर मान सकते हैं। अगर अनसेफ प्रोफाइल है आपकी जॉब का, आपका जॉब प्रोफाइल अनसेफ है, तो उस केस में आपका 9 गुना। मानिए कोई ऐसी घटना हुई कि आपकी सैलरी नहीं आ सकती, आपको वेतन प्राप्त नहीं हो सकता, तो उस कंडीशन के लिए आपको इमरजेंसी फंड भी प्लान करके चलना होगा। सेफ जॉब प्रोफाइल के लिए 6 गुना और अनसेफ जॉब प्रोफाइल के लिए 9 गुना। आपके पास ये प्लानिंग आप इनिशियल स्टेज से करेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं लास्ट टाइम पे ही करूंगा या कोई मंदी दिखाई देगी प्राइवेट सेक्टर में या ऐसा तभी करूंगा, आपको ये लेकर ही चलना। धीरे बढ़ते हुए जाते हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ। इन्वेस्टमेंट में एक रूल है 72। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट टूल आपका 5 से 15% के बीच में रिटर्न दे रहा है तो हम पता करना चाहेंगे कि हमने मानो 100 रुपए इन्वेस्ट करे तो वो कितने समय में डबल हो जाएंगे। तो डबल होने के लिए यह है कि आपका 72 से और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो रेट है उससे डिवाइड कर देंगे। जैसा अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट टूल 12% का रिटर्न दे रहा तो यानी कि वो 6 साल में आपका पैसा डबल कर देगा। ये इसलिए इस रूल की लिमिटेशन है, ये तभी इंप्लीमेंट होगा, तभी सही रिजल्ट देगा जब आपका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 5% से 15% है, यानी आप कह लो कि 18% के हिसाब से 4 साल में डबल हो जाएगा, तब जाकर इस नियम की अपनी सीमाएं हैं, हर किसी की सीमाएं होती है। इस नियम की रूल ऑफ 70। रूल ऑफ 70 का मतलब ये है कि आपकी जो परचेस पावर है, आपकी जो परचेस पावर है वो कितने समय में, या मतलब आपने कोई चीज खरीदी, परचेस ऑफ पावर कितने टाइम में, वो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो क्या करेंगे, मान लो 70 अपॉन रेट ऑफ इन्फ्लेशन यानी जो महंगाई दर है। जैसा मान लिया महंगाई दर अगर साल की 5% है तो यानी कि ये आपका डाटा आएगा 14। इस चीज का ध्यान रखेंगे। रूल ऑफ 70, धीरे धीरे आपकी परचेसिंग पावर कम होती चली जाएगी ना पैसे की, तो वो 14 साल में जीरो हो जाएगी। आपने कोई चीज अब खरीदी और वो 5% से वो चीज महंगी हो रही, तो यानी कि 14 साल में उसकी वैल्यू आपके हिसाब से जीरो हो जाएगी। आप परचेसिंग पावर हो गई आपकी जीरो की। इन्वेस्टमेंट टूल्स अलग अलग हो सकते हैं, कुछ गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी में, कुछ बॉन्ड में, तो अलग अलग तरीके से, कुछ इक्विटी में। अब इक्विटी में हम कितने परसेंट अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का कितने परसेंट इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो 1 लाख रुपए सैलरी दी तो हम 20,000 रुपए इन्वेस्ट करने। अब 20,000 में हम पता करेंगे कि इक्विटी में मैक्सिमम कितना एक्सपोजर, मतलब इक्विटी में कितना ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला 100 माइनस एज, ठीक है जी। यानी अगर आप 30 साल के हैं तो 100 माइनस 30, यानी कि आपको जो 20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करने थे उसमें आप मैक्सिमम 70% यानी कि 14,000 रुपए इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए। देखिए इन्वेस्टमेंट की एक इंपॉर्टेंट रूल है जो मतलब मैथमेटिकल नहीं है। अगर आपको पता है कि ये इन्वेस्टमेंट टूल्स सुबह को डबल हो जाएगा, फॉर एग्जांपल, ऐसा हो नहीं सकता, तब भी आपको अपना सारा का सारा इन्वेस्टमेंट कैपिटल उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। सबसे जरूरी क्या है इन्वेस्टमेंट के लिए, डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए फॉर्मूला बताया कि इक्विटी को मैक्सिमम एक्सपोजर 100 माइनस एज होगा, ठीक है। अगर आपकी एज 40 साल हो गई, ठीक है, फॉर्मूला बचेगा ये 60। तो इस हिसाब से इस कंडीशन में आपको केवल 12,000 रुपए इक्विटी में इन्वेस्ट करने हैं। बाकी अलग अलग टूल्स है, बॉन्ड हो गया, गोल्ड हो गया, इस एफडी हो गई, इस तरीके से आप इन्वेस्ट करेंगे। आपने इंश्योरेंस भी करा लिया, इन्वेस्टमेंट भी कर लिया। मिडिल क्लास आदमी के लिए एक सपना होता है, छोटा सपना, मतलब इनिशियल स्टेज का, वो होता है अपनी कार। तो बात करते हैं कि कार के लिए क्या फाइनेंशियल रूल है या कोई है भी या नहीं। तो उसके लिए फाइनेंशियल रूल है 24 और 10।
2410 का मतलब कि आपको 20% तो डाउन पेमेंट करना ही करना है, ठीक है। अगर मान लो 10 लाख की कार है तो आपको 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट करने ही चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम जो लोन हो, लोन टेन्योर 4 साल का हो, 5 साल के भी लोन मिलते हैं, लेकिन आप कब लेना है, जब आप 4 साल की ईएमआई में उसे अफोर्ड कर सकते हैं। और ये लास्ट, ये है 10%। आपकी जो मंथली सैलरी है, जैसा हम 1 लाख पे लेकर चल रहे हैं, तो आपकी ईएमआई और कार का टोटल खर्च, ईएमआई प्लस कार एक्सपेंसेस, ठीक है, वो किसी भी कंडीशन में 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं 1 लाख मंथली की इनकम में आपकी ईएमआई और कार का जो खर्चा, पेट्रोल, इंश्योरेंस और उसकी सर्विस वगैरह, 10% से ज्यादा अगर आप ले जा रहे हैं, खींच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्लानिंग में आपकी प्रॉब्लम है और कहीं ना कहीं आपकी एक सिरदर्दी का कारण कभी ना कभी बन सकता है। जरूरी नहीं कि बने, बन सकता है। जो रूल है वो यही है, 24 और 10, 20% डाउन पेमेंट, 4 साल की ईएमआई हो, और ईएमआई और कार के जो सारे एक्सपेंसेस है वो मिलाकर 10% से कम होना चाहिए। ये इस कार करते हैं मिडिल क्लास या किसी भी व्यक्ति के लिए, भारत जैसे भावनात्मक संबंध रखने वाले देश में सबसे बड़े सपने के लिए, यानी मिडिल क्लास के सबसे बड़े सपने की, और वो सपना होता है अपना घर। सबका सपना घर अपना, ठीक है। उसके लिए वो फाइनेंशियल रूल है भी या नहीं, तो उसके लिए फाइनेंशियल रूल है 5, 20, 30 और 40। 5 का मतलब क्या, आप घर कितने रुपए का खरीदेंगे, मतलब कितने रुपए का मकान आपको अफोर्ड करना चाहिए, तो वो 5 मल्टीप्लाई एनुअल इनकम, ठीक है जी, एनुअल इनकम। अब आप मान लिया 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो 1 साल के हुए 12 लाख, तो इस कंडीशन में आपको 60 लाख से महंगा मकान नहीं लेना चाहिए। ये एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट का बनाया हुआ है रूल, ठीक है। अगर आप महंगा लेंगे तो कहीं ना कहीं या तो आपके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम हो, या फिर कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियल ट्रैवल में कभी ना कभी फंस सकते हैं। दूसरा, नेक्स्ट रूल है 20, ये है 20 ईयर्स, ठीक है। सैलरीड पर्सन 99.99 केस में जब घर लेगा तो होम लोन पे ही लेगा, तो होम लोन का जो मैक्सिमम टेन्योर है वो 20 साल होना चाहिए। 20 साल से ज्यादा भी बैंक प्रोवाइड करा देते हैं, 25 साल, 30 साल, लेकिन नहीं, आपको इतना एक्सटेंड नहीं करना। आपको अपनी ईएमआई हिसाब से कंट्रोल करनी है कि आपको 20 साल में आपका लोन टेन्योर होना चाहिए, 20 साल में आपका होम लोन खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं 30, आपकी टोटल मंथली सैलरी का 30% ही ईएमआई होनी चाहिए, 30% ईएमआई होम लोन की होनी चाहिए। यानी आप ऐसा घर खरीदा कि अगर आपकी 1 लाख इनकम हो तो उसकी मंथली जो ईएमआई है वो 30,000 से ज्यादा ना हो। ऐसे बैंक चूज करो या ऐसी प्रॉपर्टी सर्च करो, वो फाइनेंशियल रूल है। कई बार अप और डाउन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, किसी के पास अदर सोर्स ऑफ इनकम है, या मान लो कि आपके पिताजी पहले से जॉब में थे, इस तरीके के मतलब अलग अलग फैक्टर हैं। तब जाकर अगर केमिस्ट्री की तरह जब भी अपवाद होंगे तो नियम खराब हो जाएंगे, है ना। ये केवल परफेक्ट प्लानिंग है, आइडियल रूल है। इधर उधर आदमी के पर्सनल सेंस ऑफ ह्यूमर से या पर्सनल अटेम्प्ट ऑफ अर्निंग मनी स्किल से वो अलग अलग हो सकते हैं। लास्ट बात करते हैं 40, जब भी मकान खरीदना तो कम से कम 40% उसका डाउन पेमेंट आपको करना चाहिए, ठीक है। इस रूल में समझेंगे, अगर आपकी 1 लाख रुपए महीने की इनकम हो, ठीक है, तो आप 60 लाख का मकान ले सकते हैं। 60 लाख में 24 लाख आपको नगद जमा करने चाहिए, यानी डाउन पेमेंट करना चाहिए, ठीक है। आपकी ईएमआई 30% यानी कि 30,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और आपको 20 साल में होम लोन कंप्लीट करना चाहिए। होम लोन के लिए आइडियल रूल है वो ये है आपका 5, 20, 30 और 40। इसे अगर फॉलो करेंगे तो शायद आप कोई फाइनेंशियल ट्रैवल में ना फंसो। अब बात करते हैं 10 के 10 नियम हो गए। अब इतने नियमों में, इतने बंधनों में कैसे रहेंगे, ठीक है। कई बार मार्केट में हम जाते हैं, कोई फेस्टिवल वगैरह हुआ कि ये सेल चल रही, वो सेल चल रही, तो उन चीजों से अपने आप को कैसे कंट्रोल करा, उसके लिए एक रूल है 7 डे कूलिंग ऑफ, 7 डेज कूलिंग ऑफ। 7 डेज कूलिंग पीरियड कह सकते हैं। इसमें यह है, आप कोई चीज, किसी चीज को खरीदने का मन आया, बैठे बैठे विचार आया, या किसी भी ऑनलाइन जो
शॉपिंग वेबसाइट है उनमें देख कर, तो आप उस पर विचार करें और 7 दिन के लिए उस विचार को साइड में कर दें। मतलब विचार आपके मन में हो लेकिन आपको तुरंत ही शॉपिंग नहीं करनी, 7 दिन का कूलिंग पीरियड देना। हाँ, तो कूलिंग पीरियड में 7 दिन के बाद आपको पता जाएगा कि आपको एक्चुअल में उस चीज की जरूरत थी या वो केवल फिजूल खर्ची थी। तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखेंगे 7 डेज कूलिंग पीरियड। ये आपके 11 गोल्डन रूल हो गए। हमारी फाइनेंशियल इश्यूज पर पहली वीडियो हो। अगली वीडियो में हम लाएंगे कि क्रेडिट कार्ड यूज करें तो कैसे करें या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से हम फिजूल खर्ची रोक सकते हैं। इस तरीके की वीडियो हम अगले कुछ दिनों में आपके लिए लेकर आएंगे। ये हमारी पहली फाइनेंशियल वीडियो थी। हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारा हौसला बढ़ाएं। तब तक जय हिंद, जय भारत।